सुप्रभात बच्चों। आज हम जिस विषय का अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे वह है क्रिया। बच्चों, क्रिया का अर्थ होता है कार्य या काम, और आज हम क्रिया को जानने से पूर्व कुछ नए विषयों की जानकारी भी आपको विस्तार पूर्वक देंगे। आज हम क्रिया पढ़ने से पूर्व जानेंगे कि धातु क्या है, क्रिया क्या है, क्रिया की परिभाषा क्या है और क्रिया के प्रकार क्या होते हैं। बच्चों, धातु जो होती है वो क्रिया का मूल रूप कहलाता है। क्रिया का अर्थ होता है कार्य, और क्रिया की यदि अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक कर्म के आधार पर और एक रचना के आधार पर। और अब हम इन सभी विषयों को आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्रिया को समझने से पूर्व आइए हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। बालक खेल रहा है, इस वाक्य में खेल रहा है क्रिया है। माया गृह कार्य कर रही है, और इस वाक्य में गृह कार्य कर रही है क्रिया है। ट्रैक्टर खेत में है। बच्चों, इस वाक्य में जो है शब्द है वह क्रिया का हमें बोध करा रहा है। शिक्षक पढ़ा रहा है, इस वाक्य में पढ़ा रहा है क्रिया के शब्द है। फूल खेल रहे हैं, और इस वाक्य में खेल रहे हैं क्रिया है। अब बच्चों, आप ध्यान पूर्वक इन शब्दों को पुनः देखिए। बालक खेल रहा है, माया गृह कार्य कर रही है, ट्रैक्टर खेत में है, शिक्षक पढ़ा रहा है, मजदूर खोद रहा है, फूल खिल रहे हैं। बच्चों, इन वाक्य में खेल रहा है, पढ़ रहा है, गृह कार्य कर रही है, खोद रहा है आदि कार्य प्रयत्न से किए जा रहे हैं, जबकि खेल रही है जो है वह क्रिया अनायास हो रही है। इसको किसी भी प्रयत्न के द्वारा नहीं किया जा रहा, यह कार्य स्वयं प्रकृति अपने आप करती है। जबकि है में क्रिया की स्थिति का बोध कराया जा रहा है, अर्थात है यहाँ पर हमें स्थिति का बोध करा रहा है कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है। अतः क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से किसी कार्य के होने, करने अथवा किसी स्थिति का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। बच्चों, यहाँ पर कार्य के होने का अर्थ है कि ऐसा कार्य जो कि अनायास स्वयं ही होता है, जैसे पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, या फिर फूल का खिलना, या हम कह सकते हैं कि दिन का होना, रात का होना। करने का अर्थ है किसी भी कार्य को प्रयत्न पूर्वक करा जाए, जैसे कि हम खेल रही हैं, पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, खा रही हैं। इसमें करने की स्थिति का बोध हो रहा है। जबकि है जो आपको मैंने अभी पहले भी बताया है कि वह हमें स्थिति का बोध कराता है, अतः हमें यह पता चलता है कि क्रिया कौन से स्थान पर हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जिन शब्दों से किसी भी कार्य के करने, होने या उसकी स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। क्रिया की परिभाषा जानने के उपरांत हम यह जानेंगे कि धातु क्या होती है,
क्रिया के मूल अंशों को धातु कहती है, जैसे पढ़, लिख, हंस, चल, गा, सो, खेल, देख, सुन, जा, आ, बैठ, रो आदि। हम कह सकते हैं कि जो क्रिया का मूल अंश होता है, अर्थात जिस शब्द से हमें यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य भाव क्या है, उसे हम धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल अंश को धातु कहा जाता है। धातु को समझने के उपरांत अब मैं आपको उदाहरण से समझाती हूँ कि बच्चों, मूल रूप जो क्रिया का होता है उससे अनेक प्रकार की क्रियाएं बनती हैं। जैसे हमारा यहाँ पर मूल रूप है लिख, और उसके उपरांत हम क्रिया बना सकते हैं लिखा, लिखता, लिखते, लिखती, लिखूं, लिखूंगा, लिखेंगे, लिखी थी आदि। तो ऐसे कई और भी क्रिया के मूल अंश से हम कई प्रकार की क्रियाएं बनाते हैं। बच्चों, क्रिया की परिभाषा और उसके धातु के विषय में जानकारी देने के उपरांत अब हम आपको क्रिया के भेदों के विषय में जानकारी देंगे। क्रिया के दो भेद माने गए हैं, एक कर्म के आधार पर क्रिया और रचना के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद माने जाते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, जबकि रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आपको जैसे पहले ही बताया गया है कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अब हम आपको अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या होती है और उसे कैसे पहचाना जाता है, इसके विषय में विस्तार पूर्वक बताएंगे। अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। या हम साधारण शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जिन वाक्यों में कर्म की प्रधानता नहीं होती या जिन वाक्यों में कर्म नहीं होता, उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, अविनाश। बच्चों, इसमें सीधा नाचता है क्रिया है, हंसता है क्रिया है, और इसका सीधा जो प्रभाव है वह कर्ता पर पड़ रहा है। तो क्रिया का सीधा प्रभाव जब कर्म पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर हम यह जानना चाहें विस्तार पूर्वक तो कह सकते हैं कि यदि अगर क्रिया के साथ क्या या किसी शब्द को जोड़कर प्रश्न किया जाए और अगर हमें उत्तर नहीं मिले तो वह क्रिया या वह वाक्य अकर्मक क्रिया का होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि मोर क्या नाचता है, मुझे इसका उत्तर नहीं मिल रहा। अविनाश क्या हंसता है, मुझे इसका भी उत्तर नहीं मिल रहा। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कह सकती हूँ कि ये दोनों वाक्य जो हैं वह अकर्मक क्रिया के हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है तथा जिसके प्रयोग में कर्म की अनिवार्यता बनी रहती है, उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि अनुराग ने फल खरीदे, अनुराग ने क्या खरीदा, फल। तो यहाँ पर क्रिया का जो सीधा प्रभाव है वह कर्ता पर ना पड़ के कर्म पर पड़ रहा है, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो वाक्य है वो सकर्मक है। दूसरा उदाहरण देखिए, अविनाश कुत्ते को दूध पिलाता है। अविनाश किसे दूध पिलाता है? कुत्ते को।
और अविनाश कुत्ते को क्या पिलाता है? दूध। तो यहाँ पर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वाक्य सकर्मक है और इस वाक्य में बच्चों एक नहीं दो कर्म है, अर्थात हमें क्या और किसे दोनों के ही उत्तर मिल रहे हैं। तो इस वाक्य को हम द्विकर्मक वाक्य भी कह सकते हैं। बच्चों, इसमें आपको यह जानना भी आवश्यक है कि जिन वाक्यों में होता है उसे हम एक कर्मक कहते हैं और जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं उसे हम द्विकर्मक भी कहते हैं। अन्यथा आप यह भी कह सकते हैं कि यह वाक्य जो है सकर्मक वाक्य है। रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया को 5 भागों में बांटा गया है। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। आइए अब हम इन सभी विषयों की जानकारी विस्तार पूर्वक दें आपको। सामान्य क्रिया, जब वाक्यों में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो क्रिया के उस रूप को सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह आया, तुमने खाना खाया। इन वाक्यों में आया और खाया सामान्य क्रिया है। बच्चों, सामान्य क्रिया की पहचान यह भी होती है कि हम इन वाक्यों को यदि अगर ध्यान पूर्वक देखें तो हमें बोध होगा कि इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता, इसमें केवल मुख्य क्रिया ही होती है। या हम ये भी कह सकते हैं कि इन वाक्यों में केवल एक ही शब्द क्रिया का प्रयोग होता है। तो ऐसे वाक्य जिसमें केवल मुख्य क्रिया ही दिखाई पड़ती है, उसके साथ सहायक क्रिया नहीं होती, तो वह सामान्य क्रिया वाक्य कहलाता है। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। बच्चों, हम यह भी कह सकते हैं कि ऐसा वाक्य जिसमें मुख्य क्रिया के साथ साथ सहायक क्रिया भी हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव अच्छा क्रिकेट खेलता है। बच्चों, यहाँ पर खेलना जो है वो मुख्य कार्य हो रहा है और खेलता के साथ साथ इसमें है जो शब्द है या क्रिया का जो शब्द है वह खेलता की सहायता कर रहा है, तो है इसमें सहायक क्रिया है और खेलता इसमें मुख्य क्रिया है। और इस वाक्य का जो निर्माण है वह एक क्रिया के शब्द से नहीं बल्कि दो क्रियाओं के योग से हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह संयुक्त क्रिया का वाक्य है। नैना रोज स्कूल जाती है। यहाँ पर जाने की क्रिया हो रही है लेकिन है इसमें सहायकता का काम कर रहा है, तो सहायक क्रिया होने के कारण यह संयुक्त क्रिया का वाक्य है। मनोज ने अच्छा गाना गाया था। बच्चों, यहाँ पर गाया था मुख्य क्रिया है गाया और था इसमें सहायता का कार्य कर रहा है, तो था होने के कारण यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण प्रस्तुत करता है। नाम धातु क्रिया, कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नामिक या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं। अर्थात वे क्रिया के शब्द जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों से मिलकर बने हैं उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे बात से बना बतियाना, अपना से बना अपनाना, जूता से बना जुतियाना, चिकना से बना चिकनाना, आप कह सकते हैं साठ से बना सठियाना और भिन भिन से बनता है भिन भिनाना। अतः ऐसे शब्द जो कि
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनकर क्रिया का रूप बनते हैं, उसे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में दो कर्ता होते हैं, एक जो कि कार्य कर रहा है और दूसरा कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। जैसे कि पिता ने पुत्र से संदेश भिजवाया। अब बच्चों, इस वाक्य में दो कर्ता है, एक पिता और दूसरा पुत्र। पिता जो है वह प्रेरित करने का कार्य कर रही है, इसलिए वो प्रेरक है, और प्रेरक से प्रेरित होकर पत्र या संदेश भेजने का कार्य पुत्र कर रहा है, तो दूसरा हो गया कर्ता पुत्र। अतः हम कह सकते हैं कि जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा बल्कि किसी दूसरे कर्ता से कार्य करवा रहा होता है, उसे प्रेरित करके उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता है, उसे हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह सबको गीत सुनाता है, यहाँ पर कर्ता स्वयं भी प्रेरित होकर कार्य कर रहा है। जबकि दूसरे वाक्य में यदि अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि जब कर्ता स्वयं भी कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मॉनिटर अध्यापक से छात्र को पिटवाता है, यहाँ पर मॉनिटर और अध्यापक दो कर्ता है। मॉनिटर जो है वो पिटवाने की क्रिया कर रहा है और अध्यापक पीट रहा है, तो यहाँ पर दो जो है वो करता है, अर्थात एक प्रेरणा ले रहा है और दूसरा प्रेरणा से प्रभावित हो रहा है। पूर्वकालिक क्रिया, जिन क्रियाओं का पूरा होना किसी दूसरी क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाए, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यानी कि बच्चों, इस वाक्य में हम देखते हैं कि एक क्रिया समाप्त हुई और उसके तुरंत ही दूसरी क्रिया शुरू हो गई। जैसे सुजाता खाना खाकर सो गई। इस वाक्य को यदि अगर आप ध्यान पूर्वक देखो तो हम देखेंगे कि पहले सुजाता ने खाना खाने की क्रिया करी और खाना खाने के बाद वो तुरंत सोने चली गई। तो बच्चों, यहाँ पर कर या के द्वारा दोनों वाक्यों को जोड़ा जाता है। अगर मैं बोलूं सुजाता ने खाना खाया, सुजाता सो गई, तो इसको कर शब्द का प्रयोग करके हम कह सकते हैं कि सुजाता खाना खाकर सो गई। दूसरा उदाहरण देखिए, पायल गाना गाकर चली गई। यानी कि पहले पायल ने गाना गाने की क्रिया करी और उसके बाद जाने की क्रिया की। तो यहाँ पर भी कर जो शब्द है वह दोनों वाक्यों को या दोनों क्रियाओं को जोड़ने का कार्य कर रहा है। जैसे कि पहले पायल ने गाना गाया और वो अब चली गई। तो बच्चों, आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एक क्रिया के पूर्ण होते ही जब दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। बच्चों, अब हम क्रिया का अभ्यास कार्य विस्तार पूर्वक करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद लिखिए।
कृष्ण गोपाल केले खा रहा है। इस वाक्य में आपको यह बताना है कि यह अकर्मक क्रिया है, सकर्मक। आपने यह कि कृष्ण गोपाल क्या खा रहा है, तो आप बोलेंगे केले। तो यहाँ पर क्रिया का जो पूरा प्रभाव है वह कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़ रहा है, और यहाँ पर कर्म केले है। दूसरा वाक्य है चांद निकलता है। तीसरा है बच्चा हंसता है। चौथा, अहमद ने पत्र लिखा। आपको क्रिया के आधार पर ही इसके भेद लिखने हैं। बच्चों, इन वाक्यों में क्रिया संबंधी कुछ अशुद्धियां हुई हैं। आपको इन अशुद्धियों को दूर करके वाक्य पुनः लिखना है। जैसे मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। बच्चों, कभी भी धन्यवाद को करा नहीं जाता, हमेशा धन्यवाद दिया जाता है। तो मैं लिख सकती हूँ कि मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ख है मैंने उसका गाना और नृत्य देखा। तीसरा है वह दंड देने योग्य है। और चौथा है कृपया भोजन कर लो। आपको यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धियों को दूर करना है। बच्चों, यहाँ पर आपको निर्देशानुसार वाक्य बदलने हैं। ये आपको रचना के आधार पर बदलने हैं। रणबीर ने भोजन किया। आपको यह वाक्य संयुक्त क्रिया के आधार पर बदलना है। संयुक्त क्रिया क्या होती है? जिसमें एक से अधिक क्रिया के शब्द होते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया भी और सहायक क्रिया भी। तो हम बोल सकते हैं कि रणबीर ने भोजन कर लिया था या कर लिया है। तो कर इसमें मुख्य हो गया, और लिया है हम कह सकते हैं कि ये सहायक क्रिया है। और आपको अन्य वाक्य जो है, जैसे कि रोहित खेला और वह सो रहा है, आपको इसको पूर्वकालिक क्रिया में बदलना है। जागृत फिल्म देख चुका है, इस वाक्य को आपने सामान्य क्रिया में बदलना है। मोहिनी पानी पीती है, इस वाक्य को आपने नौकरानी शब्द का प्रयोग करके प्रेरणार्थक क्रिया में बदलना है। बच्चों, यहाँ पर आपको नाम धातु क्रिया के शब्दों में आपको बदलना है। जैसे हाथ का हथियाना होता है, गर्म का गरमाना होता है, अपना का अपनाना, और खटखट का खटखटाना होता है। आपको यह शब्द अपनी व्याकरण की पुस्तक में से याद भी करनी है, यानी कि कंठस्थ करनी है। निम्नलिखित रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों के द्वारा कीजिए। यहाँ पर आपको क्रिया के उचित शब्द भरने हैं। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे डैश कहते हैं, यानी कि क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप डैश कहलाता है। रचना के आधार पर क्रिया के डैश भेद है, और कर्म के आधार पर क्रिया के डैश भेद है। आपको यह सारा कार्य अपनी व्याकरण की अभ्यास पुस्तिका में विस्तार पूर्वक करना है। निम्नलिखित वाक्यों को पूर्वकालिक क्रिया में बदलें। बच्चों, पूर्वकालिक क्रिया में मैंने अभी आपको बताया था कि कर का प्रयोग करके या के का प्रयोग करके हम इन दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे मोहित ने खाना खाया, मोहित सो गया। मोहित खाना खाकर सो गया। पंडित जी ने पूजा करी, पंडित जी चले गए। मोना ने गाना गाया, मोना चली गई। प्रीति ने भोजन बनाया, प्रीति बाजार चली गई। आपने इन सभी वाक्यों में कर या के का प्रयोग करके पूर्वकालिक क्रिया में इन सभी वाक्यों को परिवर्तित करना है। बच्चों, आप क्रिया का अभ्यास करें और अभ्यस्त रहिए। धन्यवाद।